जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम मास्टर करेंगे सी लैंग्वेज को। जितने भी सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहली बार कोडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज में हम सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे बल्कि प्रोग्रामिंग के जितने भी कोर फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में हम आपको सिखाएंगे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, तब भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो उससे आपके जो एग्जाम्स की तैयारी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में जो लैंग्वेज हम सीखेंगे वो है सी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। तो देखो, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे समझ सकते हो। हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी और से जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी पर्सन से, तो आप किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करते हो जो लैंग्वेज उसको भी समझ में आए, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई गेम डेवलप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं कि हाँ, ये चीजें मैं बनाना चाहता हूँ, इस किस्म का मेरा सॉफ्टवेयर है। तो वो कुछ ना कुछ हम उसे लिख कर देते हैं। तो जिस लैंग्वेज में हम अपनी बात लिखकर कंप्यूटर को समझाते हैं, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम अपने कोड लिखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस भी डेवलप करेंगे इस सीरीज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो एक बार तो हमारा क्लियर हो चुका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ठीक है। जैसे मैं आपको एक रियल वर्ड की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपसे कोई चाइनीज में बात करना स्टार्ट कर दे, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उसकी बात समझने के लिए आप क्या करोगे, आप एक ट्रांसलेटर को हायर करोगे जो आपकी बात भी समझता हो और चाइनीज भी जानता हो। वो क्या करेगा, चाइनीज की बात को सुनेगा, आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो आपको समझाएगा, ठीक है। आप कुछ बोलोगे, वो कन्वर्ट करेगा चाइनीज में और फिर उसको समझाएगा। तो मतलब, अगर आप किसी ऐसे शख्स को समझना चाहते हो जिसकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज की तरह नहीं है, तो आप किसी ट्रांसलेटर का यूज करोगे। कंप्यूटर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, तो वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे पास भी एक ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब ये किस तरह से कोड को कंपाइल करते हैं वो इसी वीडियो के अंदर हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, अपना सेटअप जो है वो कर लेते हैं, ताकि सी का कोड हम लिखें और फिर जो कोड हम लिखेंगे साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। काफी मजा आने वाला है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ वीएस कोड। तो मैंने ना यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। अब मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि आपने वीएस कोड कैसे डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पर वीएस कोड भी लिख सकते हो, वीएस कोड डाउनलोड। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पर आके सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर विंडोज है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। लिनक्स आप यूज कर रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप लिनक्स यूज कर रहे होगे। बहुत कम लोग हैं जो कि लिनक्स यूज करते हैं। आगे जाके जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना कोडिंग में, तो लिनक्स यूज करना ही पड़ता है। और अगर आप मैक यूजर हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, और इसको इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से ये आपके सामने शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो फोल्डर जो था सी प्रोग्रामिंग नाम का, वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये हमारा वीएस कोड है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें चाहिए होता है कंपाइलर। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट सी। क्योंकि ये हमारा पहला कोड होगा, तो इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा। अब साथ में मैंने लिखा है डॉट सी। अब डॉट सी जो है ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। देखो, हर लैंग्वेज की ना अपनी एक्सटेंशन होती है। अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोड लिखोगे तो उसकी एक्सटेंशन है डॉट सीपीपी। अगर आप जावा में लिखोगे तो उसकी एक्सटेंशन है डॉट जावा। अगर आप पाइथन में लिखोगे तो उसकी एक्सटेंशन है डॉट पाई, ठीक है। तो एक्सटेंशन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो फाइल है किस लैंग्वेज की फाइल है।
तो इस फाइल को कोई भी देखेगा और देखेगा कि हाँ डॉट सी एक्सटेंशन है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो फाइल है ये सी लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम अपना पहला कोड लिखते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इस कोड को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ stdio.h। सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ void main। यहाँ पर कुछ लोग int main भी लिखते हैं। अब int main में और void main में क्या डिफरेंस है, सारा इस सीरीज में आप सीख जाओगे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ गई बॉडी, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ printf, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, और आखिर में मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनेट। तो ये हमारा कोड है बेसिकली। ठीक है, अभी फिलहाल हमें एरर शो हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों एरर शो हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। वापस आते हैं यहाँ पर। अभी देखो, ये हमारे पास ना बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो पहली लाइन है जहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर एक फाइल है जो कि है हेडर फाइल। देखो लिखा हुआ है ना डॉट एच। डॉट एच का मतलब है ये एक हेडर फाइल है। क्या होती है हेडर फाइल, इसको हम काफी डिटेल से समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो है ना हैश इंक्लूड, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि जब ये कोड रन होगा तो पहले पहले ये चीज रन होगी, इसलिए इसको कहते हैं प्री, मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब ये प्रोसेस होगा। उसके बाद हमारे पास है void main, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होते हैं, इस सीरीज की 5-6 वीडियोस के बाद हम फंक्शंस को भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि जो भी आप कोड लिखोगे सी लैंग्वेज के अंदर, वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम बॉडी, इसके अंदर आप लिखोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे सी प्रोग्राम का। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। पहले भी हमने बात की कि हमारे पास एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, होता है ये भी एक प्रोग्राम है, किसी ना किसी ने लिखा हुआ है प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। जो भी कोड आप लिखोगे, देखो मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा ना, ये वाला, तो ये क्या है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं आपको, जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल कौन सी होती है, जो मशीन कोड होता है 0-1, उसमें कोई भी अब कोडिंग नहीं करता। दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज उन्हीं में से एक है। तो सी लैंग्वेज का जितना भी कोड होगा उसको मशीन कोड में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और यहाँ पर आखिर में मैंने लिखा हुआ है एज अ होल। एज अ होल का क्या मतलब है, जितना भी कोड आप लिखोगे वो सारे का सारा कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर तो हम एक ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ रहे हैं जो कि है कंपाइलर, क्योंकि सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरप्रेटर भी होता है, वो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वो पाइथन में यूज होता है। इसी तरह से हमारे पास असेंबलर भी होता है, वो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। तो हर लैंग्वेज का ना अपना अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करते हैं, आपके कोड की हर एक लाइन को कन्वर्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। बट जो कंपाइलर होता है वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोड उठा लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो लैंग्वेज कंपाइल होती है ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो इंटरप्रेट होती है उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है। इसलिए सी लैंग्वेज की स्पीड बहुत तेज है, पाइथन की स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हमने पढ़ लिया, अब ये काम कैसे करते हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये हमारे पास है ना ये कोड, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है हमारी लैंग्वेज में, देखो इंग्लिश लिखी हुई है, इंक्लूड stdio डॉट एच, ये प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, होगा क्या, हमने कोड दिया, किसको दिया, कंपाइलर को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ मेरे साथ रहना, अब बहुत कुछ सीखोगे इस सीरीज में। तो ये है हमारा कंपाइलर, जिसको हमने देना है कोड। अब जो कोड हमने लिखा हुआ है ना उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, याद रखना, सोर्स कोड। जो कोड हमने लिखा अभी यहाँ पर वीएस कोड के अंदर, ये है सोर्स कोड। ठीक है, अब इस सोर्स कोड जब हम देंगे कंपाइलर को ये सोर्स कोड, तो कंपाइलर उस सोर्स कोड को चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, हमने कंपाइलर को दिया सोर्स कोड, कंपाइलर उसको प्रोसेस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये मशीन लैंग्वेज में होता है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा रफ सा आइडिया दे दूं, तो मशीन कोड कुछ इस तरह से लिखा होगा, 0101, सॉरी 2 तो आते नहीं है इसमें, 111000, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, हार्डली रीडेबल होता है ये, काफी मुश्किल होता है।
तो मतलब हमने सोर्स कोड दिया किसी भी लैंग्वेज में, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, और फिर कंप्यूटर इजीली इसको समझ पाएगा और प्रोसेस करेगा। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है कि कंपाइलर किस तरह से काम करता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अभी देखो, हमारे पास ये सोर्स कोड तो है, ठीक है, बट हमारे पास कंपाइलर तो है ही नहीं। हमने तो वीएस कोड डाउनलोड किया है ना। वीएस कोड क्या है? एक एडिटर है जिसके अंदर आप कोड लिखते हो, बट वी डोंट हैव अ कंपाइलर। तो अब हमें कंपाइलर चाहिए। तो आपने यहाँ पर आ जाना है, आपने लिखना है min-gw डाउनलोड, ठीक है। जैसे आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है टॉप पे min-gw, तो इसको क्लिक करते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि इसको कॉन्फ़िगर करने में, डाउनलोड करने में, इंस्टॉलेशन में ना कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका कोड जो है वो रन नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ इस स्टेप को ना आपने काफी तवज्जो से देखना है। तो मैंने जी इसको ओपन कर लिया, उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने है। इंस्टॉल करते हैं हम इसको, और यहाँ से हमें बता रहा है कि सी डायरेक्टरी में ना min-gw नाम का फोल्डर होगा, वहां पर ये जाके इंस्टॉल होगा। कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं, इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं। तो आगे नहीं चलते अभी फिलहाल, वो चीजें अभी थोड़ी देर में हम उन चीजों को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यही था कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको आना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं, ये जो इसके अंदर हमने .h stdio.h है ना, ये क्या है? मैंने आपसे पहले कहा कि ये हेडर फाइल है, बट ये क्यों जरूरी है? देखो, हेडर फाइल के अंदर ना आप अपनी हेडर फाइल्स भी बना सकते हो, ठीक है। हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज में हेडर फाइल्स भी बनाएं। तो हेडर फाइल के अंदर ना पहले से किसी ने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी हेडर फाइल के अंदर ये जो प्रिंट एफ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली प्रिंट एफ हम क्यों यूज करते हैं? आउटपुट शो करने के लिए। तो ये जो यहाँ पर देखो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना डबल कोटेशन, इसके अंदर जो भी कुछ आप लिखते हो ना, वो आउटपुट में शो हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर कुछ भी आउटपुट में शो करना है, अपना नाम आउटपुट में शो करना है, किसी का नंबर आउटपुट में शो करना है, तो आप क्या करोगे? आप प्रिंट एफ लिखोगे और यहाँ पर इसकी जगह आप लिख दोगे। तो जो कुछ आप लिखोगे वो आउटपुट में शो होगा। और यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि प्रिंट एफ जो है वो स्मॉल लोअर केस में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपने पी कैपिटल कर दिया कुछ इस तरह से, तो आपको एरर आएगा, ये आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये लोअर केस में है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं डिटेल से हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, फंक्शन क्या होता है? एक मशीन होती है जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और बदले में वो हमें आउटपुट देता है। तो ये जो प्रिंट एफ है ना, इसका भी कोड लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर stdio.h, इस हेडर फाइल के अंदर इसका कोड पहले से किसी ने लिख दिया है, हमने नहीं लिखा। क्लियर? अगर हम इसका कोड लिखने बैठ जाए तो काफी वक्त लग जाएगा हमें। तो किसी ने हमारे लिए क्या किया कि प्रिंट एफ का कोड लिख के रख दिया हमारे लिए कि हाँ, अगर आप प्रिंट एफ को यूज करना चाहते हो तो इस फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस फाइल का कोड भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कंपाइलर डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया। तो चेक करते हैं, आपने क्या करना है? कंट्रोल की जो है कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करके बैठना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखो नहीं हो रहा। मैं अगर प्रिंट पे आता हूँ, कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है, मैं क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास कंपाइलर नहीं है। इसी के साथ एक और चीज आपने यहाँ पर सेट कर लेनी है। यहाँ पर देखो, अगर मैं नीचे आऊँ तो हमारे पास ना एक्सटेंशन का सेक्शन है। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है C++। ऐसे आप लिखोगे तो आपके पास ना कुछ एक्सटेंशन आ जाएंगे जो कि जरूरी है उनको इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर देखो, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना, ये एक्सटेंशन पैक इसको भी इंस्टॉल कर लेना। थीम वगैरह आप करना चाहो तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। वैसे अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई सी नाम की फाइल बनाओगे ना, .c, तो यहाँ पर ये वीएस कोड जो है ये काफी इंटेलिजेंट है। ये आपको खुद ही ऑप्शन देगा यहाँ पे साइड पे कि हाँ, आपको ये जो एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीजें भी होगी कि हाँ, कुछ जो एक्सटेंशंस है वो भी आपको चाहिए होंगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टर्मिनल का, ठीक है। टर्मिनल को कैसे ओपन करते हैं? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मेरे कर्सर को देखिएगा, आप इस पे फोकस कीजिएगा। मैं नीचे आता हूँ, जैसे इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ तो देखो मेरे पास टर्मिनल आ चुका है। ये टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम अपने कोड को रन करेंगे। और अभी क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आगे जाके जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे वो टर्मिनल के थ्रू ही रन होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है टर्मिनल को ओपन करने का। दूसरा, आपने अपने कीबोर्ड पे ना कंट्रोल और टिल्ड की जो है उसको प्रेस करना है, तब भी देखो टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। और टिल्ड का होता है 1 के साथ होता है, ठीक है।
इसके अलावा एक और तरीका भी है, आपने आ जाना है इन 3 लाइन्स पे। यहाँ से देखें टर्मिनल का ऑप्शन है और टर्मिनल के ऑप्शन में आके हमारे पास है न्यू टर्मिनल, यहाँ पर देखो इस पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है? तो कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं टर्मिनल को गेट करने के, क्योंकि टर्मिनल को काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। अब चलें जी चेक कर लेते हैं अपने इसको, चलें जी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो एक तो मुझे ये चाहिए सी प्लस प्लस का कंपाइलर। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो सी लैंग्वेज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कहाँ से आ गई? ये भी हमारे काम आएगा। सी प्लस प्लस भी हम करेंगे इस सीरीज़ के बाद, नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो सी प्लस प्लस की ही होगी। तो ऑब्जेक्ट इसको भी कर लेते हैं कंपाइलर, सी कंपाइलर। कुछ लोग क्या करते हैं इन सबको ना क्लिक कर लेते हैं, सबको। ठीक है? सबको क्लिक कर लेते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हमें चाहिए हम उसी को क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या-क्या आ चुका है अगर हम देखें तो ये भी आ चुका है हमारे पास, सी प्लस प्लस कंपाइलर भी आ चुका है, सी कंपाइलर भी आ चुका है। और थोड़ा नीचे चलते हैं जी, कुछ है और हमारे पास नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ़ यही 2 चीज़ें हैं। इनको हम कर लेते हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है, यू कैन सी दैट। तो अब हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन में और यहाँ से अप्लाई चेंजेस करते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है? अब ये जो 2 चीज़ें मैंने यहाँ से सेलेक्ट की हैं, हमारे कंपाइलर्स, वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएँगे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको समझाऊँगा। सो नाउ वी हैव टू वेट। ओके जी, तो ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, बट अभी भी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ़िगर करनी रहती हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर देखिए अभी भी हमें एरर शो हो रहा है, क्योंकि 1-2 चीज़ें रहती हैं जो कि करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखें मैं आता हूँ अपने दिस पीसी में सी डायरेक्टरी में, तो यहाँ पर देखें वो फ़ोल्डर आ चुका है यहाँ पर min.gw। आपने इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पर देखिए बिन का फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ऊपर आपको मिलेगा पाथ, ये वाला पाथ, ये टॉप पे, इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है? उसके बाद आपने विंडोज़ के आइकन पे आके ना यहाँ पर आपने सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पर देखें एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे से देखें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है आपने और यहाँ पर देखिए हमारे पास ना पाथ का सेक्शन है, इसको डबल क्लिक कर लेना है आपने, तो यहाँ पे आ जाओगे। ये पहले से है तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके ना न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि हम नया पाथ ऐड करना चाहते हैं। इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है? उसके बाद आपने कर देना है ओके, यहाँ से भी आपने कर देना है ओके और यहाँ से भी कर देना है आपने ओके। ठीक है? अब पाथ जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं वीएस कोड में। स्टिल वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर, लेकिन अगर अब मैं कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है यहाँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो क्या मैं मूव कर पा रहा हूँ इस फाइल में? नहीं कर पा रहा, अभी भी नहीं कर पा रहा। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम cmd कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं जीसीसी, ये हमारा कंपाइलर का नाम है जीसीसी। एंटर करते हैं तो यहाँ पर कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। ठीक है, वापस आते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ना यहाँ पर वार्निंग आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट अनदर कंपाइलर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास कंपाइलर कहाँ पे था। अब मैं आता हूँ इस दिस पीसी में सी डायरेक्टरी में और यहाँ पर ना मेरे पास फ़ोल्डर था min.gw यहाँ पर, और बिन नाम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास है कंपाइलर। तो ये जीसीसी कंपाइलर है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलें तो हाँ, यही है जीसीसी। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने उसको ओपन किया तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज़ हम चेक करेंगे कि ये कोड रन होता भी है या नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारे पास stdio.h फाइल है व्हिच इज़ हेडर फाइल, इसके अंदर हम नेविगेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है। इस पे आके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मैं उस फाइल के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है? तो इस फाइल के अंदर जितना भी कोड है वो सारा का सारा कोड आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर मैं इस प्रिंट एफ फंक्शन है ना, कंट्रोल की को प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट उसी फंक्शन पे आ चुका हूँ। अब ये फंक्शन किसी ने पहले से लिख दिया हमारे लिए, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे कि आप नेविगेट भी कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ क्या ये कोड रन होगा? लेट्स चेक। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दिए टर्मिनल ओपन करने के। मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल आ चुका है। ठीक है? अभी हम कहाँ हैं? सी प्रोग्रामिंग नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे जीसीसी करना होगा। ठीक है? मेरा ये जो कंपाइलर है उसका नाम है, फिर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे FIRST फर्स्ट
डॉट सी। आई थिंक सो कि ये रन हो जाए, एंटर करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास ना एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है a.exe। अब ये क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि हम ना सोर्स कोड देते हैं कंपाइलर को, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। अब जो यहाँ पर एक और चीज भी बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स कोड की एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट सी, ठीक है। अभी हमने डॉट सी लिखा था, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ई एक्स ई, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूट हो सकती है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास है ना डॉट ई एक्स ई, तो क्या हुआ, जैसे हमने रन किया तो ये कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने हमें ये फाइल बनाकर दे दी। अब इस फाइल को हमने रन करना है, रन करके देखते हैं। हम लिखते हैं क्या है हमारे पास, ए डॉट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डॉट ई एक्स ई, ई एक्स ई कुछ आता है, ए डॉट ई एक्स ई। हमें आई डोंट थिंक सो कि हमें स्लैश लगाने की जरूरत है। चेक करते हैं, डू यू हैव द आउटपुट, नो वी आर गेटिंग एन एरर। तो पाथ जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, हमें पाथ ठीक देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोबारा से मैं इसको रन कर लेता हूँ, यहाँ से पाथ इस बार ठीक देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। और अब की बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट स्लैश, और फिर मैं लिख देता हूँ, हमारी फाइल का नाम था ए डॉट ई एक्स ई, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, हमने जस्ट लिखा था ए डॉट ई एक्स ई। तो आपने क्या करना है, इस तरीके को यूज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट स्लैश और फिर अपनी फाइल का नाम। अब अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम जो कि आपने रन कर लिया। अभी फिलहाल अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हो ना, तो आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो आगे जाके ना आप चीजों को समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आपने ये माइंड में रखना है कि प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप कुछ भी दोगे वो आपको आउटपुट दिखा देगा, ठीक है, आउटपुट में आपको दे देगा। चलें, इस तरह से तो हमने रन कर लिया। क्या कोई और तरीका है इसको रन करने का? तो यहाँ पर देखो हमारे हमारे पास ना ऊपर यहाँ पर भी कोई आइकन है। तो यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन कोड, तो क्या ये रन होगा? ऑफ कोर्स रन हो रहा है, और यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड भी हमें शो हो रहा है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से रन करें, आपकी मर्जी है नीचे जाके रन करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप टर्मिनल को यूज करो या फिर डायरेक्ट यहीं से रन कर लो, ठीक है। लेकिन ये ना कभी कभी परेशान करता है, कभी कभी काम नहीं करता, तो आपको टर्मिनल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी, पहला कोड तो आपने रन कर लिया। अब इसके अंदर और क्या-क्या हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो। मतलब मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम और कोड, तो मेरे पास आउटपुट में क्या शो होगा, हम और कोड शो होगा। अगर मैं यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है हम और कोड, सिंपल। तो जो आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो आउटपुट में शो होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से एरर आता है। सबसे पहले अगर मैं इस सेमीकोलन को हटा दूं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें एरर शो होगा। अब कौन-कौन सी तरह के एरर्स होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे काफी डिटेल से। फिलहाल के लिए आप समझ लो, क्या चीज नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। यहाँ पर देखो आपको एरर शो हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सेमीकोलन चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट, हर एक लाइन को ना हम कहते हैं स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के आखिर में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा वरना आपको एरर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लिखा ना, क्या मैं सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकता हूँ? तो यहाँ से भी मैं इनको हटा देता हूँ, सिंगल कोट्स का यूज करता हूँ। तो या एक बार चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो अब की बार हमें क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल कोट्स के अंदर ना हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को लिखते हैं। अब कैरेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से कवर करेंगे, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आपने एक चीज देख ली कि नहीं, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप सिंगल कोट्स का यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं सिंगल कोट्स का यूज करूं, तो आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिखने की इजाजत है। इससे ज्यादा आप लिखोगे तो एरर आएगा। देखो मैं रन करता हूं तो मेरे पास आउटपुट आएगा, वी शुड हैव आउटपुट। सो आउटपुट शो नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे जाके इन चीजों को हम डिटेल से कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना माइंड में रखो कि अगर आपने आउटपुट में कुछ शो करना है तो आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। इस बार मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लतीफ, कुछ इस तरह से। सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट देता है हमें। तो यहाँ पर देखो लतीफ आपका आउटपुट में शो हो रहा है कुछ इस तरह से। क्लियर? आई होप ये चीजें अब आपकी क्लियर होती जा रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता, परेशान नहीं होना।
अब इसी तरह इसके अंदर ना हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ना एक काम करो, मुझे ना आउटपुट दो कुछ इस तरह से, मतलब उसके अंदर ना पहली लाइन पे 4 स्टार्स हों, दूसरी लाइन पे 3 हो, तीसरी लाइन पे 2 हो और फिर 1 स्टार हो। तो मैं कह रहा हूँ मुझे ना इस किस्म का आउटपुट आप दो। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये बहुत ईजी है। देखो कोड में आते हैं और यहाँ पर मैंने कहा था डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखोगे वो आउटपुट में शो होगा। तो अगर मैं इसको देखूं, ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं पहली लाइन में 4 स्टार्स है, तो मैंने प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पर 4 स्टार्स बना देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन के लिए मैं प्रिंट एफ लिखूंगा दोबारा से, और दूसरी लाइन में 3 स्टार्स है तो मैं 1 2 3 3 स्टार्स बना दूंगा। तीसरी लाइन पे आता हूँ, मैं प्रिंट एफ लिखूंगा और यहाँ पर मैं बना दूंगा 1 2 2 स्टार्स। ठीक है, इसी तरह से एक और लाइन में मैं आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं बना दूंगा डबल कोट्स के अंदर 1 स्टार। ठीक है, अभी टर्मिनेट करते हैं और इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें एक ही लाइन में शो हो रही हैं, बट हमें तो ये चाहिए नहीं था। हमें चाहिए था कि एक लाइन में 4 स्टार्स हों, दूसरी में 3 स्टार्स हों, तीसरी में 2 हों। तो मतलब ये कि हमें लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये 4 स्टार्स प्रिंट हो फिर लाइन ब्रेक हो जाए, फिर 3 स्टार्स प्रिंट हो फिर लाइन ब्रेक हो जाए। तो मतलब लाइन ब्रेक करेंगे कैसे? तो इसके लिए ना हमारे पास होता है बैकस्लैश एन। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू लाइन में लेके चला जाता है कोड को। ये जैसे ही 4 स्टार्स प्रिंट होंगे हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर नीचे भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैं बैकस्लैश एन कर देता हूँ, बैकस्लैश एन, ये भी न्यू लाइन में चला जाएगा, लाइन यहाँ पर टूट जाएगी, बैकस्लैश एन, ये भी लाइन टूट जाएगी। आखिर वाली लाइन को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एंडिंग ही है। सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं यहाँ से। अब देखो आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। क्लियर? तो चीजें बहुत सिंपल होती हैं। अभी अभी गौर से देखिएगा, ये काम हमने कैसे किया, हमने 4 बार प्रिंट एफ लिखा, बट मैं नहीं चाहता कि हम 4 बार प्रिंट एफ लिखें, मैं चाहता हूँ हम एक ही प्रिंट एफ के अंदर ये काम कर लें। तो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये ब्रैकेट भी चली गई थी ना, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो हो सकता है आपने एंडिंग को रिमूव कर दिया हो, तब भी आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। इन बातों का आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि यार एक ही प्रिंट एफ के अंदर ना हम वो जो पैटर्न है ना वो बना ले। तो 4 स्टार प्रिंट होंगे और फिर क्या होगा, बैकस्लैश एन की वजह से लाइन टूट जाएगी। फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि यार 3 स्टार्स और आ जाएंगे, फिर मैं कहता हूँ फिर से लाइन को तोड़ दो, फिर 2 स्टार्स और आ जाएंगे, फिर से मैं कहता हूँ लाइन को तोड़ दो और फिर आ जाएगा 1 स्टार। तो इस तरह से एक ही प्रिंट एफ के अंदर हमारा काम हो रहा है। पहले 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी, हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। फिर 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी, हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। और फिर 2 स्टार और फिर 1 स्टार। अभी मैं आपको ना चेक कराता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम हमें आउटपुट शो हो रहा है। पहले इसी काम को हम कर रहे थे 4 बार प्रिंट एफ लिख के, अब एक ही बार में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पे शो होगा, और साथ में बैकस्लैश एन का भी हमें पता चल गया कि वो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना कुछ कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ 4 प्लस 5 प्लस 5, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? लेट्स चेक। मैं यहाँ से कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास एरर शो हो रहा है कि नहीं भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्लियर जी, आप इस तरह से नहीं कर सकते। पासिंग आर्ग्यूमेंट 1 ऑफ प्रिंट एफ मेक्स पॉइंटर्स फ्रॉम इंटीजर्स विदाउट अ कास्ट। अब देखो क्या होती है टाइप कास्टिंग, बिल्कुल इस झंझट में अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने बस ये याद रखना है कि यार इस तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अगर आप डबल कोट्स के अंदर 5 प्लस 5 लिखो तो बताओ क्या आउटपुट आएगा? अगर आप सोच रहे हो कि आउटपुट 10 आएगा तो आप गलत सोच रहे हो। याद करो, मैंने आपसे कहा था डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखोगे वैसा का वैसा आउटपुट में शो होगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। देखो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में मेरे पास आ रहा है 5 प्लस 5। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे वो वैसा का वैसा आउटपुट में शो होगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो चुका होगा, और काफी ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने सिर्फ प्रिंट एफ को यूज करना ही सीखा है। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ ना,
इस लैंग्वेज को सीखने के बाद, क्योंकि सी लैंग्वेज को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगर आपने सी लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, इन द फ्यूचर अगर आप किसी और लैंग्वेज को सीखना चाहोगे तो बड़ी आसानी से सीख लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोर जो फंडामेंटल्स हैं आपके वो क्लियर होंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर काफी सिंपल से लिखी हुई है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उसको स्टोर करना चाहोगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया को देखो, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशन डेवलप की जा रही हैं, जितनी भी गेम्स डेवलप की जा रही हैं, तो उसमें हमें डाटा यूजर से लेना पड़ता है। हमें यूजर का नाम लेना पड़ता है, यूजर का ईमेल लेना पड़ता है, तो कोई ना कोई डाटा होता है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के जरूरी होता है। तो उस डाटा को ना हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो आप कह सकते हो दैट वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को रखते जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेरिएबल बनाएं कैसे? अभी बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज। वेरिएबल का नाम है, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो रखना पड़ेगा ना। अब नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने लिखा एज, ये वेरिएबल है। अब मैं इसको वैल्यू कैसे दूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये इक्वल टू है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25, और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। राइट नाउ वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर। मैं बताऊंगा कि ये एरर क्यों शो हो रहा है, बट फिलहाल के लिए जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझें कि हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है एज, और उसके अंदर वैल्यू है 25। अब ये काम कैसे करेगा, समझना, इन बातों को समझना, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये ना हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ना काफी सारे बॉक्सेस होते हैं, काफी सारे। आप ऐसा तसव्वुर कर लो, इमेजिन कर लो, काफी सारे बॉक्सेस होते हैं। और हम जो डाटा देते हैं, मैंने क्या किया अभी, मैंने एज बनाया, उसके अंदर 25 को रखा कुछ इस तरह से। तो होगा क्या, होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन्हीं बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को नाम मिल जाएगा एज, ठीक है। और फिर नाम मिलने के बाद उसी बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। समझ रहे हो? वेरिएबल का जो नाम है वो एड्रेस बन जाएगा उस वैल्यू का जो उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब ये जो 25 है ये हमारी वैल्यू है, इसका एड्रेस जो है वो एज है। मतलब इन द फ्यूचर अगर आपको एज नाम की वैल्यू 25 आपको चाहिए, तो आपको लिखना होगा गिव मी द वैल्यू ऑफ एज, कि मुझे एज की वैल्यू दो। एज बेसिकली क्या होगा, ये एड्रेस होगा 25 का। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है, वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा जो कि एड्रेस के तौर पे काम करेगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बट बट मैंने कहा कि वेरिएबल का नाम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, मैं शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहे हमारे पास कुछ रूल्स। तो पहला रूल है कि वेरिएबल का जो नाम है उसके अंदर आप लेटर्स भी लगा सकते हो, उसके अंदर डिजिट्स भी हो सकते हैं, मतलब नंबर्स 1 2 3 4 वो भी लिख सकते हो, और आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो। ये 3 चीजें आपको अलाउड है। ठीक है जी। अगर मैं वापस जाऊं अपने कोड में, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एज 12, तो मुझे ये नाम भी बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर एरर शो हो रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना इंट लिख देता हूँ। अब इंट क्या है मैं समझाऊंगा आपको, काफी डिटेल से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज और लिखा 12, ये भी वैलिड नाम है, आप इस तरह से भी नाम रख सकते हो। मैं अंडरस्कोर लगा दूं तब भी ठीक है, कोई एरर शो नहीं हो रहा। माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर है, ये थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, आपने शिफ्ट करना है, माइनस की जो की है उसको क्लिक करना है, तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। तो मतलब ये 3 चीजें अलाउड है। इसके अलावा अगर मैं हैश लगा देता हूँ, मुझे एरर शो होगा। देखो, अगर मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ या परसेंटेज लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये सारे के सारे हमारे हैं स्पेशल सिंबल्स, ये अलाउड नहीं होते वेरिएबल के नेम में सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, 3 चीजें ही अलाउड हैं। एक तो लेटर्स ABC में से कुछ भी उठा लो, दूसरा नंबर्स 1 2 3 में से कुछ भी उठा लो, 3 4 5 6 अप टू 1 जितने भी हों, और तीसरा जो है वो अंडरस्कोर। इसके अलावा और कुछ आप यूज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। सेकंड, वेरिएबल का जो नाम है वो या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए
या अंडरस्कोर से, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर आते हैं, अब इसका नाम अगर मैं नंबर से स्टार्ट कर दूं 2 तो हमें एरर शो होगा। देखो क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। क्लियर? वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। देखो एरर शो नहीं हो रहा। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? देखो हम क्या है, मैं यहाँ पर ना लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एज, ठीक है, और मैंने रख दिया 25। अब हम ह्यूमन है, हम तो ह्यूमन है। अब यहाँ पर आके ना अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज 25, अब क्योंकि हम ह्यूमन है, हम हमारे लिए ये दोनों एजेस हैं, ये भी एज है, ये भी एज है, बट कंप्यूटर के लिए दोनों डिफरेंट है। ठीक है, खास तौर पे सी लैंग्वेज के लिए दोनों डिफरेंट है। सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सी लैंग्वेज के लिए कैपिटल लेटर्स कुछ और चीज है, स्मॉल लेटर्स कुछ और चीज है। मतलब अगर हम कहें कि अपर केस में ए आ जाए, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए, हमारे लिए दोनों सेम है। कैपिटल ए वो भी ए है, स्मॉल ए वो भी ए है, बट सी लैंग्वेज के लिए दोनों चेंज है, दोनों डिफरेंट है। इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव, कि अपर केस की वैल्यूज कुछ और है, सी लैंग्वेज के लिए लोअर केस की वैल्यूज कुछ और है। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते सी लैंग्वेज के लिए। इसी को हम कहते हैं केस सेंसिटिव होना। उसके बाद हमारे पास है वाइड स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर जो है, स्पेशल कैरेक्टर्स वो अलाउड नहीं होते। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, अलाउड नहीं है। वाइड स्पेसिस क्या होती है? मान लो मैंने ना अपनी कोडिंग के अंदर ना, अपनी प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाना है माई एज का, तो मैं माई लिखता हूँ, स्पेस लगाता हूँ एज, सो वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर, क्योंकि स्पेस जो है वो अलाउड नहीं होती। अब आप कहोगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तो काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसमें दो नाम होंगे, जैसे यहाँ पर माई एज दो नाम है ना, तो कैसे इनको अलग कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं, या तो आप कर लो यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज, ठीक है, बट ये रेकमेंडेड नहीं होता, ये मत करना। हमारे पास होता है कैमल केस, कि यहाँ पर कैपिटल ए कर दो, और इसी को हम यूज करेंगे पूरी कोडिंग जर्नी में, कि पहला जो नाम है माई, उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, जो दूसरा नाम है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इंट करता हूँ, ठीक है, बताऊंगा कि इंट क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट का एफ जो है वो स्मॉल लिखा, ये पहला है, और दूसरा जो एन है उसका कैपिटल लिख दिया, पहला कैरेक्टर। तो इसे हम कहते हैं कैमल केस में लिखना। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो वेरिएबल क्या होती है आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर ना आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वेरिएबल ही क्यों? ठीक है, वेरिएबल बनाना जरूरी क्यों है? एक तरीका तो ये हो गया कि मेमोरी में जाके वेरिएबल का जो नाम है वो बन जाता है एड्रेस आपकी वैल्यू का। दूसरा, कंप्यूटर जो है ना वो स्टूपिड है, कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। अगर मैं वेरिएबल का नाम ना लिखता तो मेरे पास एड्रेस ना होता। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी है, अगर मैं उसको एक वैल्यू दे दूं और कंप्यूटर से कहूं कि इसको स्टोर कर लो, तो कंप्यूटर कहीं भी स्टोर कर सकता है। कुछ दिन बाद अगर मैं कंप्यूटर से कहूं कि मुझे वो वैल्यू ला कर दो, तो उसे नहीं पता होगा। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ उतना काम कर सकता है जितना आप उससे करवाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर वेरिएबल रखने का फायदा ये है कि हमारे पास एड्रेस होता है। कुछ दिन बाद या इन द फ्यूचर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वेरिएबल का नाम बताऊंगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ, वेरिएबल, इस वेरिएबल के नाम से ना मेरे पास एक मेमोरी में स्पेस बनी हुई है, उसके अंदर एक वैल्यू रखी हुई है, वो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ और चीजें जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ये इंट जो है इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर num1, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25। ठीक है, मैंने एक num1 बना दिया। बल्कि एक काम करते हैं, इंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर अगले स्टेप को हम कवर करेंगे। अब इंट क्या है? देखो हमारे पास ना अगला जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स का। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं? देखो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर ना काफी सारी वैल्यूज हैं, काफी सारा डाटा है, उन्हीं में से हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता, 1 2 3 -1 -2। इसी तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट होता है, 0.1 1.3 पॉइंट आ रहा है हर जगह। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर लेटर्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐसे नंबर्स अगर आपने स्टोर करने हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं है, तो आप इंट लिखोगे।
ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है बात करते हैं इस बारे में। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है, ऐसे नंबर्स है जिनके अंदर पॉइंट है, तो आप फ्लोट लिखोगे, मतलब यहाँ पे आके इंट की जगह आप लिख दोगे फ्लोट। और अगर आपके पास कोई एक कैरेक्टर है सिर्फ सिंगल, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे कैर, CHER, कैर। समझ रहे हो। अब इनका फायदा क्या है, ठीक है, इनका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ना डिफरेंट डाटा होता है, हमारे पास इंटीजर डाटा भी है, उसके लिए हम इंट लिखेंगे, हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स भी हैं, उसके लिए हम फ्लोट लिखेंगे, हमारे पास ABC अल्फाबेट भी है, उसके लिए हम कैर लिखेंगे। सो टेक्निकली होता क्या है कि हर डाटा ना मेमोरी में डिफरेंट स्पेस लेता है। क्लियर। ये जो इंट है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर ये नजर आए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये जो इंट है ना, ये मेमोरी में लेता है 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स लेता है इंट, मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। बाइट्स आप कह सकते हो 2 ब्लॉक लेता है मेमोरी में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोट की, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फ्लोट, जिसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, FLOAT फ्लोट, ये मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। हमारे पास जो कैर है, कैर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHER, कैर, ये मेमोरी में लेता है 1 बाइट। अब देखो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है ना। इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट्स ले रहा है, फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा है, कैर मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है। तो ये कैसे, हमें तो बताना पड़ेगा ना। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मैं आपको समझाता हूँ काफी डिटेल से। मान लो आपने ना ये वेरिएबल बनाया एज, अब एज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे या फ्लोट। ऑफ कोर्स हम इंट यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि मेरी एज 12.5 है, पॉइंट में तो कोई एज बताता ही नहीं है, तो वो इंट में होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट। अब होगा क्या, हमारे इस कोड को कौन कंपाइल करता है, कंपाइलर कंपाइल करता है। तो क्या होगा, कंपाइलर आएगा यहाँ पर, यहाँ से इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, तो वो देखेगा कि यहाँ पर ना इंट है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इंटीजर डाटा है, वो फटाफट मेमोरी में जाएगा। ठीक है, यहां से वो आएगा मेमोरी में, और क्या करेगा, 2 बाइट्स की जगह बना लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। उसने फटाफट से 2 बाइट्स की जगह बना ली। फिर वो क्या करेगा, थोड़ा आगे आएगा, देखेगा अच्छा इसका कोई नाम भी है, तो वो क्या करेगा, जो जगह उसने बनाई है उनको वो नाम दे देगा एज। फिर वो थोड़ा और आगे आएगा, देखेगा इसके अंदर कोई वैल्यू भी है, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू भी जाके स्टोर कर देगा। अभी आप बात समझ चुके होंगे, आई होप काफी क्लैरिटी से मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब हम डेटा टाइप बताते हैं ना, तो हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेमोरी में हमें कितनी स्पेस बनानी है। अगर यहाँ पर इंट की जगह फ्लोट होता, तो मेमोरी में 4 बाइट्स की कंपाइलर जगह बनाता, फिर वैल्यू को जाकर स्टोर कर देता। और ये अगर यहाँ पर कैर होता डाटा टाइप, तो कंपाइलर मेमोरी में जाके 1 बाइट की जगह बनाता और फिर जाके डाटा को स्टोर कर देता। सिंपल, क्लियर। तो डेटा टाइप बताने से फायदा क्या हो रहा है, हमारी जो मेमोरी है वो हमारे कंट्रोल में है, हमें पता है कौन से डाटा को कितनी मेमोरी देनी है। इससे ज्यादा देंगे तो हमारी मेमोरी कंज्यूम होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी मेमोरी कंज्यूम हो, कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि हाँ डेटा टाइप क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ num2, और इसकी वैल्यू है 25, और मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, num1 प्लस num2 कर दूंगा, ऐड हो गया। बट हमने ऐड तो कर लिया, इसका आंसर कहाँ है। देखो, जब भी आप किसी वैल्यूज को ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो एक आंसर होगा। तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे, नाम दे देंगे आंसर, कुछ इस तरह से। तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, जो भी आंसर आएगा इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम आंसर ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ सम का, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करते हैं, कोई भी नाम दे दो। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो सम वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, कौन सी वैल्यू होगी, 25 प्लस 25, तो इसके अंदर 50 होगा। तो मैं चाहता हूं ये 50 मुझे आउटपुट में शो करना है, इस सम वेरिएबल की वैल्यू को। अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रिंट एफ कर दें और यहाँ पर डबल कोट्स में सम लिख दें, तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा। याद करो, मैंने आपसे कहा था डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखोगे वैसा का वैसा आउटपुट में शो होगा। तो सम लिखा है तो सम शो होगा। हमें तो चाहिए वैल्यू, क्लियर, हमें चाहिए वैल्यू।
तो यहाँ पर हमारे पास आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब क्योंकि इंट डाटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे %d, कॉमा लगाएंगे और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसकी वैल्यू को आउटपुट में शो करना है कुछ इस तरह से। क्लियर? अब क्या होगा, सम की वैल्यू इस %d की जगह जाके आउटपुट में शो हो जाएगी। क्लियर? मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 50। क्लियर? तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो अभी के लिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यही कोड होगा, सारा कुछ यही होगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में कुछ और टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ समझ आया है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।